नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे में है। दक्षिण भारत के जो 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना, ये 5 राज्यों में अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो लगभग 132 लोकसभा सीटें आती हैं। और इसीलिए दक्षिण भारत बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से 400 का नारा दिया था और 400 सीटों के लिए दक्षिण भारत बेहद महत्वपूर्ण। और लेकिन जब हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी सियासी दलों की जो नजरें हैं वो टिकी रहती है, और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। और पिछले कुछ महीनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई बड़े बदलाव जो उत्तर प्रदेश रहा है, कई बड़े बदलावों का साक्षी रहा है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, राज्यसभा चुनाव में सियासी समीकरणों की बात करें, शायद आज इसीलिए इस चुनावी चौपाल में हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल कि हम 2014 के बाद से बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में किसान रहा है। चाहे सम्मान निधि की बात करें, बीज से बाजार की बात करें, किसानों को तकनीक से जोड़ने की बात करें, फिर किसान आंदोलन में क्यों है? कहाँ कुछ क्या आपको लगता है कमी रह गई? देखिए, आम किसान का इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है और उत्तर प्रदेश में उसका कोई प्रभाव नहीं है। ये कुछ लोग जानबूझ करके मोटिवेट करके और इस आंदोलन के बारे में कुछ चर्चाएं इस तरीके की करते हैं जी। जो अपने रिजीम में इस काम को नहीं कर सके। और इसलिए पूरे देश भर में यदि हम कहें तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर के अलावा देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी 33 राज्यों में से 31-32 राज्यों में कहीं आंदोलन नहीं है, तो वो आम किसान का आंदोलन नहीं है। मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के भीतर गांव, गरीब किसान, मातृशक्ति और नौजवान सबको उन्होंने फोकस करके, और साथ साथ में जो अंतिम पांवदान पर खड़े हुए अनुसूचित और वर्ग के जनजाति के लोग हैं, सभी का एक समान, जिस तरीके से सूर्य की रोशनी जाती है और सभी जगहों पर प्रकाश करती है, पूरे देश भर में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक प्रधानमंत्री जी ने इस तबके को अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया है। जहां तक कृषि क्षेत्र की बात आती है, जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले के सरकार का बजट कृषि क्षेत्र का कुल मिलाकर के 23,000 करोड़ रुपए के करीब था, और मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में उसको बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ रुपए के करीब कर दिया। तो 5 गुना से जो ज्यादा वृद्धि किया उन्होंने कृषि बजट के भीतर, उसी की वजह से आज ये सारी योजनाएं आम किसान तक जाकर के पहुंची हैं और उससे किसानों को फायदा पहुंचा है। मैं उदाहरण के तौर पर यदि इस बात को कहूं कि 1966 में एमएसपी तय हुई कि हम एमएसपी देंगे, बिल्कुल, और उस समय एमएसपी का स्वरूप जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया कि वो जवरिया लोगों के यहां से गल्ले उठा करके लाया जाता था। किसान बेचना नहीं चाहता था और उसका नाम उन्होंने डाला लेवी। या ये हम लेवी पर लेंगे, आपने पैदा किया है इसलिए हमको आपसे लेना है। आज और 66 से लेकर के 2014 तक लगभग कांग्रेस का रिजीम रहा है। वाजपेयी जी के 6 साल छोड़ दीजिए और 1.5 साल से भी कम मोरारजी भाई का छोड़ दीजिए, तो लगभग पूरा शासन जो है वो कांग्रेस पार्टी का रहा। और उसमें 66 से लेकर के 2014 आने तक और 10 साल यूपीए का, तब तक कुल धान की कीमत किसान की 1310 रुपए थी, और उसी समय 2014 में गेहूं की एमएसपी 1400 रुपए थी। मोदी जी की सरकार ने 9 सालों के भीतर उस एमएसपी को, धान की एमएसपी को बढ़ा करके 1310 से लेकर के और 2183 रुपए कर दिया। गेहूं की एमएसपी को बढ़ा करके अभी जो हम खरीदेंगे इस सीजन में, जो फसल रबी की लगी हुई है, उसमें 2275 रुपया, यानी 875 रुपया मोदी जी ने सिर्फ 10 साल के भीतर एमएसपी के रूप में बढ़ाया है।
और एमएसपी के बढ़ाया ही नहीं, एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित किया है। जी। तो यूपीए के शासनकाल से 2.5 गुना खरीद आज मोदी जी की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में आई। 2017 के पहले साल यानी 2016-17 का जो रबी सीजन था, उस सीजन के भीतर कुल 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की एमएसपी पर। योगी जी की सरकार ने आने के बाद 2 फैसले, महत्वपूर्ण फैसले उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों के लिए ही लिए थे। पहला और दूसरा फैसला एमएसपी का था। उन्होंने कहा था कि गेहूं की खरीदारी हम प्रदेश के भीतर 50 लाख मीट्रिक टन करेंगे और 43 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी कराई। किसानों को उनके खातों में 8,500 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि ट्रांसफर कर दिया, बैंक ट्रांसफर किया उनको। क्या फिर एमएसपी मुद्दा क्यों बन जाता है? मोदी जी की सरकार ने यह व्यवस्था किया कि हम किसानों को 2014 से लेकर के अब तक कोई भी यूरिया के ऊपर कोई रेट उसके नहीं बढ़ाए। निरंतर उन्होंने सब्सिडी बढ़ा करके उस रेट को वही रेट मेंटेन किया 2014 का था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने जो रॉ मटेरियल आता है उत्तर प्रदेश के भीतर, जो हमारे यहाँ कारखाने हैं, आंवला के भीतर बरेली में है, फूलपुर प्रयागराज के भीतर है, तो इन कारखानों के लिए जो रॉ मटेरियल आता था विदेश से, उनके ऊपर 5% इन्होंने एसीटीएन टैक्स लगाए। एसीटीएन टैक्स लगाए जाने के कारण जो देश भर में मोदी जी की सरकार 299 रुपए की यूरिया देती थी जी, वो यूरिया उत्तर प्रदेश में 325 रुपए का मिलता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, मैंने उनको इस बात की जानकारी दिया कि इस एसीटीएन टैक्स की वजह से यह हमारे ऊपर यह जजिया कर जैसा है, बिल्कुल, और किसानों से ये जबरदस्ती वसूल हो रही है, तो उन्होंने उसको माफ करने का फैसला उनकी मंत्रिपरिषद ने लिया और उसके परिणाम स्वरूप यूरिया की कीमत 35 रुपए नीचे आ गई और किसान को सीधा फायदा उस साल 280 करोड़ रुपए का हुआ। तो योगी जी की सरकार ने, जैसे मैंने कहा कि एक फैसला ये था कि हम बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीद करेंगे। दूसरा जो पहला फैसला था कि उत्तर प्रदेश के किसानों का 1 लाख रुपए तक का, जिन किसानों ने राष्ट्रीयकृत बैंक या अधिसूचित बैंकों से केसीसी पर ऋण लिया है और वो पिछले वर्षों के भीतर बकायेदार डिफाल्टर हो गए हैं, एनपीए के भीतर चले गए, उन किसानों तक का भी हम कर्जा 1 लाख रुपए तक का माफ करेंगे। माफ किया। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की माफी किया। देश भर में किसी सरकार ने जो काम नहीं किया वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संकल्प पत्र के भीतर जो वर्णन था उसको पूरा करने के लिए किसान के लिए। क्या आप लोग, किसान तो तकनीक से जुड़ी रहे, योजनाओं को भी डिजिटलाइज किया जा रहा है, तकनीक से जुड़ा जा रहा है, इसका भी हमारी सारी योजनाएं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सारी योजनाएं आज डिजिटलाइज है। मैनुअल इंटरफेरेंस कहीं पर नहीं है। यह मैं मंत्री हूं और मैं यदि चाहूं कि उसके भीतर मैं मैनुअल इंटरफेरेंस करा दूं या हमारे एसीएस करा दें, तो आज की तारीख में संभव नहीं है। ये बीते हुए जमानों की बात हो गई। ये यूपीए और समाजवादी पार्टी की सरकार में सब काम हेराफेरी किया जाता था। यानी कि सरकार और किसान आज हम जो फर्टिलाइजर देते हैं पॉस मशीन से, शाम को आप हमारा पोर्टल खोलेंगे तो पता लग जाएगा कि आज प्रमोद चौधरी का फर्टिलाइजर बागपत गांव में इतना कुंटल उठा है। तो इतने तक की रिकॉर्ड आज हमारे पास है। आज की तारीख में इस जो पॉश मशीन से हम देंगे, हमें सेम डे शाम तक ये जानकारी आ जाएगी, वो फीड हो जाएगा उसके भीतर। यहाँ के कंट्रोल रूम में हम खोल के देखना चाहेंगे कि देवरिया जिले के फला गांव के भीतर कितने लोगों ने बीज उठाई, तो हम बता सकेंगे कि इतने लोगों ने इतने क्वांटिटी की बीज उठाई है। तो जो उसके भीतर लूप होल्स थे, पिल्फरेज थे, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रोका और उसका सबसे बड़ा फायदा यदि किसी को गया है तो किसान भाई को गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र से सम्मान निधि 28 तारीख को उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी किया। बिल्कुल, महाराष्ट्र से 11 करोड़ किसान भाइयों को 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि एक अंगूठा दबाने से
क्लिक करने से और उनके खातों में पहुंच गई। जब मोदी जी खाते खुलवा रहे थे, जब मोदी जी आधार कार्ड बनवा रहे थे, तो ये सारे तत्व जो हैं, जो आज आंदोलनरत हैं, वो कहते थे ये कैसे संभव है। आज 11 करोड़ किसानों का डेटा आज भारत सरकार के पास है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पास 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा किसान भाइयों के डेटा हमारे पास है। उनके अकाउंट्स नंबर हैं, उनके आधार कार्ड हैं, हम उनको उसी से उनको तुरंत ट्रांसफर कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हुई डिजिटल क्रॉप सर्वे का। 30-40 वर्षों ये ब्रिटिश पीरियड से लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के भीतर प्रोविजन थे कि खेसरे का मौके पर जाके पड़ताल किया जाएगा। पटवारी थे तो पटवारी करते थे, लेखपाल हुए तो लेखपाल करते थे। बीच के दिनों में वो काम छोड़ दिया। तो जो रियल असेसमेंट था कि कितनी क्रॉप है, कितने एरिया में लगी हुई है, वो रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल पहले इसकी चर्चा किया चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा भाई इसको होना चाहिए। उत्तर प्रदेश ने पहला राज्य था जिसने कहा कि हम अपने राज्य के भीतर, हमारे राज्य के भीतर लगभग 6.5 करोड़ एग्रीकल्चरल प्लॉट्स हैं। हमारी सरकार, योगी जी की सरकार ने तय किया कि हम सबसे पहले इस योजना का उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन करेंगे। मैं भारत सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें 21 जनपदों के भीतर पायलट प्रोजेक्ट करने की सहमति उन्होंने प्रदान किया, और पूरे उत्तर प्रदेश के शेष 54 जिलों में 10-10 गाँव के भीतर फर्स्ट फेज के भीतर उन्होंने कहा कि आप इसको पायलट के ऊपर देखिए कि ये इसका एक्सपेरिमेंट कैसा आता है। हमने उसको करवाई जी। हमने उत्तर प्रदेश की 21 जिलों को में लगभग 1 करोड़ 75-76 लाख प्लॉट्स का सर्वे करवाई। उससे जो रिजल्ट आए, मैंने जब उसकी एनालिसिस कराई तो 21 जिलों में हमारी 3,11,000 हेक्टेयर क्रॉप्स जो है वो खरीफ की ज्यादा मिली। अच्छा, रियल से ज्यादा मिली। और उसमें से 1,17,000 हेक्टेयर धान की खेती जो है उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्राप्त हुई। जो मिलेट्स की हमारी पोजीशन थी, वो मिलेट्स जो है वो भी हमारा जो है वो 102% आगे की ओर बढ़ा। एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा से 400 का नारा दिया। क्या आधार, क्या भरोसा, क्या विश्वास देखते हैं ये काम, चाहे डिजिटलाइजेशन की बात हो, सम्मान निधि की बात हो, धारा 370 की बात हो, किन बड़े फैसलों का विश्वास है? जो इन सारे फैसलों का ये जनता के विश्वास के भीतर विश्वास है कि जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वो उसको करते हैं। ये कॉन्फिडेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के बीच में पहली बार पैदा किया है। लोगों में निराशा हो गई थी 2014 के पहले। अब इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता है, कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी ने पूरे देश के सोच को बदल दिया। आज हर कोई कह सकता है कि नहीं हो सकता है, जो जेन्युइन काम है वो हो सकते हैं। यदि मोदी जी ने कहा कि हम गरीब लोगों के घरों पर शौचालय बनाएंगे स्वच्छता कार्यक्रम के भीतर, तो मोदी जी ने लगभग 11.5 करोड़ परिवारों के भीतर शौचालय बना दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आने के बाद 2 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बना दिए। मोदी जी ने कहा कि हम गरीब लोगों को, जिनके पास कच्ची मकान है या फूस और पलानियों में रहते हैं, हम उनको पक्का मकान देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 1.25 लाख के मकान, नगरीय क्षेत्र के भीतर 2.5 लाख का मकान, अभी और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का आवास देने का यदि किसी को क्रेडिट जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाती है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 62 लाख से ज्यादा मकान बना दिए। अकेले देवरिया जनपद के भीतर शहरी आवास इन 7 सालों में 22,000 लोगों के बने हैं, और 10 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसका लोकार्पण करने के लिए जाने वाले हैं। और सिर्फ उसके भीतर हम लोगों ने महिला लाभार्थियों को बुलाया है जो आवास की मालिक होंगी। तो एक जिले के भीतर 7 साल के भीतर 22,000 नगरीय क्षेत्र के भीतर आवास बन जाए, यह भी यदि इतिहास बना है तो मोदी जी के जमाने में बना है। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम की तो बात करती है पर विकास और काम की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राम की भी बात करती है और राम राज्य की भी बात करती है।
भारतीय जनता पार्टी ने 500 वर्षों के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों और मार्गदर्शन से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ नेतृत्व में आज भगवान श्री राम लला अयोध्या में विराजमान हो गए। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का गौरव नहीं है, आज पूरे देश का गौरव बढ़ा है। अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपनी सभ्यता को, अपने सनातन को पुनर्स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और सिर्फ वही नहीं किया, मैं ये समझता हूँ कि राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ राम राज्य की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत का संकल्प, अपने विरासत पर गर्व करना। हमारी इतनी बड़ी संस्कृति है, हजारों साल संघर्षों तक हम टिके रहे समाज के भीतर, आज भी हमारी पहचान बनी हुई है। उस पहचान को पहचानने का यदि किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीजेपी की विचारधारा में राम है कि बीजेपी के हर काम में राम? देखिए, बीजेपी प्रारंभ से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि एकात्म मानववाद, कि सभी जितने भी मानव हैं वो सबके भीतर एक आत्मा रहती है। और वो अंत्योदय का कल्पना करते थे कि समाज के सबसे अंतिम पांवदान पर खड़े हुए लोगों तक जब तक उनका विकास और उनका जीवन खुशहाल नहीं हो जाता है, तब तक विकास का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो संकल्प था 1953 में, उस संकल्प को उन्होंने आज आकर के पूरा किया। और समाज के अंतिम पांवदान पर खड़े हुए आदमी का, उसको पक्का घर, उसको शौचालय, उसके घर पीने का पानी, उसके घर फ्री बिजली, उसके घर जो है उज्ज्वला गैस से गैस का सिलेंडर, उसको साथ में चूल्हा। योगी जी की सरकार ने 2 उत्सवों को मनाने के लिए, दीपावली और होली मनाए जाने के लिए निःशुल्क सिलेंडर की व्यवस्था। आज हर किसान को उनके खेतों में निःशुल्क पानी की सिंचाई की व्यवस्था, बिजली को उनसे मुक्त कर दिया जाना। हर किसान को हर साल के भीतर, 1 साल में 6,000 रुपया उनको वर्ष भर में 3 बार दिया जाना जब उनकी फसल लगने का वक्त आता है, जिससे वो साहूकारों से उनको छुटकारा मिल सके। इतने बड़े पैमाने पर MSP पर खरीदारी करना और उसकी गेहूं को 2275 रुपया में खरीदना और 80 करोड़ लोगों को वो भूखे न रह सके, इसके लिए उनको मुफ्त राशन देकर के उनके जीवन को संचालित किया जाना, ये कोई नहीं कर सका है। ये किया है तो मोदी जी ने किया है। और यही राम राज्य था। भगवान श्री राम की राम राज्य की कल्पना यही थी कि प्रजा जिसके भीतर सुखी हो और उनके कष्टों का निवारण किया जाए। उस काम को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। इस बार के चुनाव में राम ही बेड़ा पार करेंगे बीजेपी का? देखिए, राम तो है ही हैं, वो हिंदुस्तान के रोम रोम में राम हैं। दक्षिण भारत से इतनी बड़े पैमाने पर लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। तमिलनाडु से हजारों की संख्या में लोग आए, दर्जनों ट्रेनें वहां से आई हैं। बिल्कुल, काशी तमिल कर्नाटक से दर्जनों ट्रेनें आई हैं, उड़ीसा से आई हैं, केरल से। मैं देख रहा था मैं वहां पर कि कितने बड़े लाखों की संख्या में दक्षिण भारत से लोग आए। भगवान श्री राम के प्रति पूरे देश के एक एक व्यक्ति के हृदय में राम बसे हुए हैं। तो राम तो है ही हैं, लेकिन मोदी जी का विकास, मोदी जी ने इन 10 वर्षों के भीतर देश की अर्थव्यवस्था को जो ताकत दिया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उन्होंने निकालने का, उबारने का जो प्रयास किया, उनके जीवन को खुशहाल करने का, सुखी जीवन प्रदान करने की जो कोशिश किया है, यह अपने में अविस्मरणीय और अभूतपूर्व है। और यह इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारे देश के भीतर कोई घुसपैठ नहीं कर सकता। हमारे देश के भीतर आंतरिक जो कई राज्य दंगों के भीतर शिकार रहते थे, मोदी जी के आने के बाद कहीं वो दंगे नहीं हो रहे हैं। नक्सलवाद के भीतर कई राज्य जो है प्रभावित थे, आज वो सिमट करके 12-13 जिलों के भीतर सिमट चुके हैं। तो ये कोशिश किया है मोदी जी की सरकार ने। आज ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में कहाँ पर पहुँच गए। चंद्रमा पर भारत पहुंचेगा इसकी कोई कल्पना कर सकता था? सूर्य पर जो है वो अपने सैटेलाइट छोड़ेगा, इसकी कोई कल्पना कर सकता था? जो नहीं कर सकता था उसको भी करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, आज हर जिले के भीतर मेडिकल कॉलेज, कभी यूपीए के समय में सोचा जा सकता था?
पूरे देश भर के 33 राज्यों में मात्र जो है उस समय 7 एम्स थे। जी। आज मोदी जी के ज़माने में 17-18 एम्स हो गए। आज हवाई अड्डे जो है वो दूना से भी ज़्यादा संख्या में हो उत्तर गए। प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। रेलवे के जो स्पेशल ट्रैक बना करके और उन्होंने कैसे माल गाड़ियों से माल सही समय पर पहुंच जाए, उसके लिए जो रेलवे कॉरिडोर दिया। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये अपने में एक बहुत प्लेन तरीके से विकास को की किरण को और सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हो सके, इस दृष्टि से जो है वो ठीक है। मोदी जी की सरकार ने प्रयास विपक्षी गठबंधन की बात करें तो आपने विपक्षी गठबंधन को 40 चोर, अलीबाबा 40 चोर की संज्ञा दी, लेकिन उसी विपक्षी गठबंधन से कई बड़े नेता आपकी पार्टी में भी हैं। देखिए, उसमें जो लोग हमारे यहाँ आए हैं वो पहले इन सत्ता के दहलीज पर नहीं थे। वो अपनी अपनी पार्टी बना करके वो काम कर रहे थे। आज उनको ये विश्वास हुआ है कि यदि गरीब व्यक्ति के लिए, समाज के अंतिम लोगों के लिए काम कोई कर सकता है तो मोदी जी की सरकार कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। और इसलिए जो लोग पीडीए बना करके चल रहे थे, आज उसके बहुत सारे लोग जो है वो पीडीए छोड़ करके आ गए। उनको लगता है कि नहीं, अभी जो टिकट उन्होंने बांटा, उन टिकट वितरण में भी अपने परिवार की प्राथमिकता रखी। और यदि इस बात को कहा जाए कि भाई लालू जी क्या चाहते हैं, लालू जी चाहते हैं कि उनके पुत्र जो है वो मुख्यमंत्री रहें। जयललिता जी क्या चाहती हैं, अपने भतीजे को बनाना चाहती हैं। मायावती जी क्या चाहती हैं, अपने भतीजे को बनाना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, लगातार चौथी पीढ़ी के भीतर राहुल गांधी जी को स्थापित करना चाहती है। तो उनका उद्देश्य क्या है? मोदी जी का उद्देश्य नहीं है कि हमको अपने लड़के को बना देना है, अपने भाई को बना देना है, अपने भतीजे को बना देना है। मोदी जी का उद्देश्य है कि हमको देश को बनाना है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, उनके लिए परिवार फैमिली फर्स्ट है। आपने परिवारवाद का जिक्र किया, लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान इस समय वायरल भी हो रहा है। क्या आपको लगता है ये सियासी भूल है? जैसे 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाले पर वो क्या बयान दिया था, 2019 का जब चुनाव हुआ तो राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का, देखिए वो रोज 2024 में अब लालू यादव ने दिया है। उन लोगों का काम ही है गालियां देना, और आज से नहीं, हल्ला बोल तो बहुत दिनों से करते रहे हैं वो लोग। तो उनका जो संस्कार है वो उसको करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार ये है कि समाज के सभी लोगों को जोड़ करके और समन्वित रूप से देश का विकास करना। देश आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा, और इसलिए देश के लिए हमारा योगदान हो, यह हमारी प्राथमिकता है। और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने और उसके पहले जनसंघ ने 1953 से शुरू किया, और इतने कम अवधि के भीतर आज देश के 17 राज्यों के भीतर यदि वो शासन कर रही है तो वो उसी अपने नीतियों की बदौलत कर रही है। हमारे ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगे हैं, उन सारे इल्ज़ामों को समय के साथ वो इल्ज़ाम अपने आप हटते चले गए, सही नहीं पाए गए। लोगों ने ये समझा इस बात को कि गलत इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। ये बड़ों की पार्टी है, ये बनियों की पार्टी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है, ये पूंजीवादियों की पार्टी, नाना प्रकार के। न हम पूंजीवादी है, न हम समाजवादी पार्टी। हम समाज को एकाग्र बना करके और समाज को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। देश की एकता अखंडता हमारे लिए प्राथमिकता है, और समाज का सबसे अंतिम पांवदान पर खड़ा हुआ आदमी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन संकल्पों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन आपके लिए चुनौती हो सकता है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें? अभी हम लोगों ने 2022 के विधानसभा के चुनाव लड़े थे, उस समय भी ये बात कही जा रही थी। जनता ने इस बात को, जनता का निर्णय था कि वह गठबंधन स्वार्थों का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश के विकास का गठबंधन नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 42 वर्षों के बाद एक पार्टी को दूसरी बार मौका, लगातार सरकार बनने का मौका दिया। एक योगी आदित्यनाथ जी ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें 42-43 वर्षों के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है। अन्यथा एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ, फिर वो जीत नहीं पाता था, सरकार बदल जाती थी, दूसरी पार्टी आ जाती थी। तो यह स्थिरता, ये जनता के भीतर भरोसा न पैदा होता तो मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री न बनाई होती, और न योगी जी को दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनाई होती। और आज फिर से वो भरोसा है उसके पास कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार कमल का फूल,
तो ये कमल का फूल आने वाला है और देश के भीतर अब की बार 300-400 के पार भारतीय जनता पार्टी के कमल के 370 पुष्प जो है वो भारत माता की चरणों में समर्पित किए जाएं, इसके हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित करके उस पर हमने काम शुरू किया। समय कम है, बस फटाफट अंदाज में कुछ सवाल। 22 जनवरी के बाद बड़ा बदलाव देखते हैं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद। ये प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम मंदिर आंदोलन के भीतर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी रही है जो हमेशा राम के अस्तित्व को स्वीकार करती है। उन लोगों ने तो कभी भरोसा ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा कि ये काल्पनिक है, राम तो एक कहानी है और राम सेतु एक कहानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदैव से आस्था राम के प्रति रही। राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सदैव उस आंदोलन के साथ खड़ी रही और इसलिए खड़ी रही कि हम राष्ट्रीय विचारधारा को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। और एक समय था कि एक सरकार यहीं पर उत्तर प्रदेश के भीतर थी जिसके मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां परिंदा पर नहीं मार सकेंगे और अयोध्या के भीतर खून की नदियां बहवा दिया था जी 89-90 में। आज वही अयोध्या कितना स्वरूप बदल गया। जहां अयोध्या में मातम छाया हुआ था, आज वहां उत्साह और उमंग के साथ जो है आज हमारे श्रद्धालु लाखों की संख्या में प्रतिदिन आ रहे हैं। तो कितना बड़ा बदलाव हुआ है। तो आप किसी की भावना को दबा नहीं सकते। उन लोगों ने भारत की जनमानस की भावनाओं को क्रश कर दिया था, दबा दिया था। देश की अस्मिता को खड़ा नहीं होने दे रहे थे। देश को जो हमारी संस्कृति है उसको चलने नहीं देना चाहते थे। उसके ऊपर संप्रदायवाद, उसको सेकुलर के नारे दे दे करके उन्होंने जो है के मूल आत्मा को, इस देश की मूल आत्मा को उन्होंने जो नष्ट किया था, आज वो आत्मा भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से, आज हमारे विचार परिवार के लोगों के नीतियों से, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से, मुख्यमंत्री योगी जी के प्रयासों से, अन्य सरकारों के हमारे मुख्यमंत्रियों की वजह से आज ये आत्मा पुनर्जागृत हुई है और देश को लगने लगा है कि नहीं, हम दुनिया के भीतर जिस तरीके से वैदिक काल के समय में विश्व का नेतृत्व करते आए हैं, आज हम फिर से भारत विश्व का नेतृत्व करेगा और कई सदियों तक करता रहेगा। आज मोदी जी विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में। आपने विश्व नेतृत्व की बात की, अयोध्या ही नहीं, अबू धाबी में भी प्रधानमंत्री मोदी के कहने पे मंदिर बना। आप कभी कल्पना कर सकते थे कि अबू धाबी में जो है वो मंदिर बन जाएगा? यह जो जागृत हुआ है भाव हमारी संस्कृति का, उसकी ये देन है कि आज अबू धाबी में, और मोदी जी का नेतृत्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में अबू धाबी में भी जाकर के मंदिर बन गया। और इस्लामिक राज्य के भीतर मंदिर बनना यह संभव था, लेकिन वहां पर मंदिर बना है। यह हमारे हर भारतवासियों के लिए गर्व का विषय। एक आखिरी सवाल, सनातन धर्म पर लगातार प्रहार होते रहे। आज कल ए राजा ने कहा कि हिंदुस्तान, भारत जो है वो राष्ट्र ही नहीं उपमहाद्वीप है, और उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम हमारे शत्रु हैं। उदयनिधि स्टालिन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा बयान दिया। आपको सनातन धर्म पर लगातार प्रहार होते रहे? वो जितना प्रहार करेंगे उतना जनता उनको सबक सिखाएगी। खुद जनता उसका जवाब देगी और बहुत दिन दूर नहीं रह गए हैं। अब तो गिनती के दिन हैं, कुल मिलाकर के जो है मेरे अनुमान से 55 दिन रह गए। जनता बताएगी कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल 55 दिन रह गए हैं। लोकसभा चुनाव की जो आहट है बेहद नज़दीक, और इसीलिए प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत का तो दौरा कर ही रहे हैं, लेकिन देश भर के अलग अलग राज्यों में जाएंगे। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।